Welcome to the today's Ayurveda platform. Good afternoon, everyone. आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं एंड टॉपिक इज क्वाइटली क्लिनिकल वन। क्लिनिकल वन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है ये थर्ड ईयर के जो टीचर्स है इन सबको एकदम इम्पोर्टेंट लगता है ना। तो द टॉपिक इज मेथड्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग एंड बेड साइड टीचिंग, है ना। सो स्क्रीन तो मैं शेयर किया हूँ, अभी हम धीरे धीरे देखेंगे ऐसी कौन सी मेथड्स है जो क्लिनिकल टीचिंग में और बेड साइड टीचिंग में, जो कि सेकेंड ईयर से चालू होते हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। रोग निदान हो गया आयुर्वेद में, क्योंकि होम्योपैथी के बच्चे भी सुन रहे होंगे, तो रोग निदान और विकृति विज्ञान ये जो सब्जेक्ट्स है वहां से चालू होते हैं। फिर काय चिकित्सा, सर्जरी, ईएनटी, मतलब शालाक्य, इसी सभी सब्जेक्ट्स में इसकी जरूरत होती है। ठीक है। सो थोड़ा सा हाँ, हम लोग अभी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। क्लिनिकल टीचिंग इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ केयर एजुकेशन दैट प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स विथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब स्टूडेंट्स को पहले देखना होता है, डेमोन्स्ट्रेशन आप करते हो। फॉर एग्जाम्पल आईवी, यूरेट यूरिनरी कैथेटर, यूरेट कैथेटर जो बोलते हैं हम लोग। उसके बाद आप उनको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन या रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वो जो दिखाते हो, वो पहले आप दिखाते हो, उसके बाद उनको खुद करने को देते हो। खुद करने को देना मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनको होता है खुद को, एंड एक्सपोजर टू रियल वर्ल्ड क्लिनिकल सिचुएशन। अभी ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट को दे दिया मेडिसिन और उसको अच्छा ही लगेगा। कभी उसके कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी होती है, तो वहां पे एक रियल लाइफ सिचुएशन बन जाती है और आप उसको सेटल डाउन करते हो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, या जो भी रेजिमेन हो इमरजेंसी अलार्म एलर्जी का, वो आप फॉलो करते हो। तो वो सब चीजें वो बच्चे देखते हैं, स्टूडेंट्स देखते हैं, और वो रियल लाइफ सिचुएशन, रियल वर्ल्ड क्लिनिकल सिचुएशंस को टैकल कैसे किया जाता है वो सीखते हैं। ठीक है। इट इंटीग्रेट्स थ्योरेटिकल नॉलेज। अभी थ्योरेटिकल नॉलेज तो पता चाहिए, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता चाहिए, तब जाके आप उनको सब एक्सप्लेन कर पाओगे। ये तो प्रैक्टिकल स्किल्स। जब मैंने पहली बार इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया था, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा था, या मैं थोड़ा सहम गया था कि कैसे होगा, क्या होगा, ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं होगा। तो फिर धीरे 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 जैसे ही हम लोग करते हैं तो वो प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप होते हैं। वैसे ही पंचकर्म का भी है। पंचकर्म में भी आप जैसे जैसे पेशेंट को देते हो पंचकर्म के जो ट्रीटमेंट्स, फॉर एग्जांपल बस्ती देते हो, तो बस्ती देने के बाद वो प्रत्यागम होगा या नहीं होगा, ये थोड़ा सा डर महसूस अपने को स्टार्टिंग में होता है। जैसे जैसे आप डे टू डे 10 पेशेंट, 20 पेशेंट, 25 पेशेंट वो करते हो, तो फिर आपको जो है वो आपको पता चलता है कि ये स्किल्स आप अचीव कर रहे हो। ensuring that the learners develop competencies. What is meant by competencies? कॉम्पिटेंसी मीन्स जो बेस्ट दे सकते हो, उसमें भी मिस्टेक्स होती है, मगर कॉम्पिटेंट आदमी के पास मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश ही नहीं। 0.0001% ऑफ एरर इज देयर। तो कॉम्पिटेंसीज उसमें आ जाते हैं। जैसे आप अगर हॉस्पिटल में जाते हो, वहां आपके नर्स को बोलते हो कि आपको आईवी कैनुला बिठाना है, तो आईवी कैनुला वो 1 सेकंड में बिठाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड एज अ कॉम्पिटेंसी। वो कॉम्पिटेंसी आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं और एक एग्जांपल देता हूँ हमेशा। दैट एग्जांपल कि आप कार चला रहे हो या कार सीख रहे हो, कार ड्राइविंग। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डर लगता है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गए, तो बाद में आप आपके को पैसेंजर्स के साथ बात करते भी एकदम अच्छे से गाड़ी चला पाते हो।
है ना। इसका मतलब आपके जो स्टेजेस ऑफ लर्निंग है वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं और आप वो चीज में भी कॉम्पिटेंट हो गए हैं। रिवर्स कैसा करना हो गया या पार्क करना हो गया, ये सब चीजें डिफिकल्ट चीजें आप सीख लेते हो। तो यहाँ पे हम मेडिकल साइंस में हैं, तो कॉम्पिटेंसीज इन द पेशेंट केयर, डायग्नोस्टिक रीजनिंग एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, याद रखिए ये आपके एमसीक्यू हो जाते हैं। क्या क्या कॉम्पिटेंसी इसमें हम अचीव करते हैं? पेशेंट केयर सबसे पहले, दूसरे है डायग्नोस्टिक रीजनिंग एंड तीसरा है प्रोफेशनल कंडक्ट, है ना। तो ये हो गया आपके एमसीक्यू में। पेन ले लेता तो पेन कहाँ गया? तो तो ये जो है ये आपके एमसीक्यू के पेशेंट केयर, रीजनिंग एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, ये हो गया आपके एमसीक्यू। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको देखना है, ठीक है। I will erase the screen। अभी ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए? टू ब्रिज द गैप बिटवीन थियोरेटिकल, जो भी आपके थियोरेटिकल नॉलेज आपने गेन किया है, एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इन दोनों का ब्रिज होता है क्लिनिकल टीचिंग। दूसरा है टू डेवलप द क्लिनिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। कौन से पेशेंट को आईवी लगाना है, कौन से पेशेंट को आरएल लगाना है, कौन से पेशेंट को डीएनएस लगाना है, कौन से पेशेंट को एनएस लगाना है, ये सब लगाने के पहले उसकी शुगर चेक करना है कि नहीं करना है, ये सब जो होता है डिसीजन पॉइंट होता है। अगर शुगर मान लो 300 है तो आप डीएनएस लगाओगे क्या? नहीं, आप एनएस लगाओगे पेशेंट को। तो ये सब आपको पढ़ाना है एज अ टीचर टू द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर बीएमएस। अभी यहाँ पे फिलहाल बीएमएस के लिए बोलते हैं, बीएचएमएस के लिए अलग चीजें हो सकती है। आई एम नॉट द पर्टिकुलर पर्सन टू गाइड द होम्योपैथी पीपल, बट एक ये बेसिक कंसेप्ट और टीचिंग में बता ही सकता हूँ। टू एनहांस कम्युनिकेशन स्किल विद पेशेंट एंड हेल्थ केयर टीम्स, ये भी आप उसमें डेवलप होते हैं। सारी चीजें आपको पेशेंट नहीं बताएगा, उससे निकलवाना पड़ता है। कुछ सीक्रेट चीजें जो है वो अपने को काम ही आती है। फॉर एग्जाम्पल आपको सीमेन एनालिसिस के लिए पेशेंट को राजी करना है, उसको एग्री करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उससे एकदम प्यार से बात करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि आपकी अभी जो इनफर्टिलिटी केस है उसके लिए आपको ये करना है, फिर उसमें एब्सिस्टेंस कितना चाहिए, क्या चाहिए, वो सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है क्लिनिकल टीचिंग से? उसके कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छे से एनहांस होते हैं, उसमें बढ़ोतरी होती है। टू इंस्टिल प्रोफेशनलिज्म एंड इथिकल प्रैक्टिस, अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हो तो ये प्रोफेशनलिज्म पार्ट आप में आ जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही पेशेंट को 20 मिनट 25 मिनट देना है। विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट एंड द केस, so that you can डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली टू द अदर पेशेंट ऑल्सो। तो ये प्रोफेशनलिज्म भी आप वो वहाँ पे सीख लेते हो, इथिकल प्रैक्टिस आप करते हो। टू फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट्स, है ना। तो ये लर्निंग हैबिट्स जो है ये आपकी धीरे धीरे डेवलप होने चालू होती है एज अ स्टूडेंट। अभी ओवरव्यू क्या है इसका? तो बेड साइड टीचिंग इज ट्रेडिशनल येट हाईली इफेक्टिव, ये आपको एमसीक्यू के पॉइंट आगे देखो। अभी ट्रेडिशनल है, शुरू से ही होते आ रहे। रॉयल रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन, रॉयल मेडिकल कॉलेज ऑफ लंदन में कुछ बुक्स में उसका रेफरेंस है 1920 1960 1950 के भी आपके पास बहुत से मिलेंगे कि वहाँ पे क्लिनिकल बेड साइड टीचिंग के उन्होंने रेफरेंस दिया है। तो इट्स हाईली इफेक्टिव। तो आपको कैसा मिलेगा? एमसीक्यू कैसे मिलेंगे इसमें? बेड साइड क्लिनिकल टीचिंग इज ट्रेडिशनल, ट्राइडेंशियल के साथ हाईली इफेक्टिव, ये दोनों ऑप्शंस रहेंगे। अदरवाइज वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे लेस इफेक्टिव, नॉन ट्रेडिशनल, तो फिर उसके आपको एमसीक्यू के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ऐसे आपको मिल सकते हैं। मेथड ऑफ
क्लिनिकल इंस्ट्रक्शंस वेयर स्टूडेंट्स लर्न डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ पेशेंट। आपको ऐसा थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन में क्लासरूम में पढ़ाते हैं, मगर इन प्रेजेंस ऑफ, ये भी एमसीक्यू आपका फॉर्म होता है ना। ये भी एमसीक्यू, इन प्रेजेंस ऑफ पेशेंट कौन सी टीचिंग आप कर सकते हो, तो बेड सेड टीचिंग, दैट इज द आंसर। इतनी इजी क्वेश्चन तो पूछते नहीं, मगर एक आधे क्वेश्चन में घुमा फिरा के आपको एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है। इट इन्वॉल्व्स रियल टाइम ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन एंड प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट। ये वही वापस से आ रहा है। आगे जाते हैं। गोल्स ऑफ बेड सेड टीचिंग टू इम्प्रूव द डायग्नोस्टिक एंड हिस्ट्री टेकिंग एबिलिटीज। हिस्ट्री टेकिंग आप करते हो सेकंड ईयर में, रोग निदान विकृति विज्ञान सब्जेक्ट में, डायग्नोसिस उसको बताते हो, सीबीसी, ईएसआर वगैरह वगैरह। टू रिफाइन फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक, आप उसके फिजिकल एग्जाम, षडविध परीक्षा, दशविध परीक्षा, नाड़ी परीक्षा, सत्व परीक्षा, ये सब चीजें आप देखते हो। टू एनहांस डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन एंड एम्पथी, डॉक्टर पेशेंट रिलेशन एक मेंटेन होना चाहिए, डॉक्टर के ऊपर भरोसा चाहिए पेशेंट को। तो उस तरह से आप बेड साइड टीचिंग से धीरे धीरे डेवलप होंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पेशेंट देख रहे हो जिंदगी में और वो पेशेंट आपकी सारी सुनी चीजें सुनेगा, वो तो गूगल गूगल करके आता है। तो आपको उसको टैकल करते आना चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंड एम्पैथी विल बी देयर। लास्ट इज द टू reinforce प्रोफेशनल बिहेवियर इन द क्लिनिकल सेटिंग। धीरे धीरे आपका जो रवैया होता है प्रोफेशनल होना चाहिए, वो प्रोफेशनल रवैया आपका जो होना चाहिए, इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ गोल ऑफ बेड साइड टीचिंग। क्या एडवांटेजेस है? प्रोवाइड रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन पेशेंट केयर, इनेबल्स इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर्स। अभी आपने केस टीचिंग में कुछ ऐसी चीज है जो नहीं पूछनी चाहिए, गलत चीज है, तो इमीडिएट आपको इंस्ट्रक्टर जो है आपका बता सकता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो। या आपने सेंटर लाइन डालते हुए कुछ मिस्टेक करी, तो एट द टाइम आपको आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो वहां पे गाइड करेगा, है ना। आपके उसके बाद है एनहांस कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। आगे है प्रमोट एक्टिव लर्निंग, ये एक्टिव है क्योंकि ये इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग भी आपकी जो स्टूडेंट है उसकी बढ़ने वाली है। तो वंस विल रिवाइज इट, रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, ये एडवांटेज है। इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर मिलता है, तो ये आपके लिए एमसीक्यू बनता है, इमीडिएट फीडबैक किस इसमें मिलता है, तो आंसर आता है बेड साइड टीचिंग। बेड साइड टीचिंग में आपको क्या मिलता है? इमीडिएट इफेक्ट मिलता है फीडबैक में, इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट फीडबैक आपको मिलता है। आगे है लिमिटेशंस। अभी कुछ पेशेंट्स होते हैं जो आप अपनी प्राइवेसी को ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो ऐसे पेशेंट आपको नहीं देंगे कंसेंट। तो लिमिटेशन है इसमें, इट रिक्वायर्स द पेशेंट कंसेंट विच मे नॉट अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहेंगे ऐसे पेशेंट। कैन बी टाइम कंज्यूमिंग ड्यू टू वेरिंग ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल आपको डायरिया के पेशेंट्स देखने हैं, तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो ये ग्रेडेशंस आपको जितने नंबर ऑफ पेशेंट देखेंगे तब पता चलेगी, एक ही पेशेंट से आपको पता चलेगी क्या? नहीं पता चलेगी। इथिकल कंसर्न रिगार्डिंग पेशेंट प्राइवेसी, मैं वो पहले बोला था, पेशेंट्स प्राइवेसी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है मेडिकल प्रैक्टिस में, वो यहाँ पे ब्रीच होती है क्योंकि आप उनसे डायरेक्टली स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हो, फिर स्टूडेंट की बैचेस रहती है 20, 25, 30, 50, तो वो उसकी प्राइवेसी थोड़ी डिस्टर्ब होती है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है अभी मेरी केस होगी, यू कैन मूव टू द अनदर पेशेंट, वो हेजिटेट करना चाहते होते थे। The methods of clinical teaching, several methods can be used in the clinical teaching, each with its strengths and limitations. First is case presentation method. First is case presentation method. तो ये केस प्रेजेंटेशन मेथड जो है वो आपको काम में आती है हमेशा। Students present a patient's history, physical findings, and the proposed management plan. इसमें सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेना है, आगे फिजिकल उसकी फाइंडिंग्स करना है, और उसको आगे क्या ट्रीटमेंट होती है वो एक्सप्लेन करना है।
गोल क्या है? टू एनहांस द एबिलिटी टू कलेक्ट, सिंथेसाइज एंड आर्टिकुलेट क्लिनिकल रीजनिंग। क्लिनिकल रीजनिंग, ये डिसीज क्यों हुआ, उसका रूट क्या है, वो फाइंड आउट करना है। एडवांटेज क्या है? इनकरेजेस स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। यहाँ पे आप अगर केस टेकिंग आप लेते हो तो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग आपकी डेवलप होती है, लॉजिकल एनालिसिस भी आपका अच्छे से डेवलप होता है। नेक्स्ट इज क्लियर द स्क्रीन। डेवलप्स पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल। इससे क्या होता है, अगर आप केस केस प्रेजेंट करते हो तो आप वो केस एक्सप्लेन कर रहे हो किसी दूसरे कलीग को, स्टूडेंट को, तो उससे क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल आपकी डेवलप होती है। फैसिलिटेट पीयर लर्निंग एंड फैकल्टी फीडबैक। फैकल्टी फीडबैक आपको क्या देते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप फैकल्टी फीडबैक आप वहाँ पे देते हो। फैकल्टी मतलब एज अ टीचर आप स्टूडेंट्स को अ, ये केस बार में आपने ये नहीं किया, ये मिस हो गया, ऐसा आप बताते हो, तो इससे अच्छा आपको लर्निंग मिलता है स्टूडेंट को। लिमिटेशंस, केस प्रेजेंटेशन इज अ टाइम कंज्यूमिंग, may not cover all aspects of patient management। जो जो केस में जितना था वही आप देंगे, देखेंगे, तो एक ही एस्पेक्ट कवर हो गया, बाकी एस्पेक्ट कवर हो गया क्या, नहीं हो गया, ठीक है। रोल मॉडलिंग, सेकंड मेथड इज, पहला था केस प्रेजेंटेशन, दूसरा है रोल मॉडलिंग। फैकल्टी मेंबर्स डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनल बिहेवियर एंड क्लिनिकल skills to set a high standard of professionalism and clinical excellence। ये आपको रोल मॉडलिंग मेथड से मिलेंगे। एडवांटेज, अलाउ स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व रियल टाइम प्रोफेशनल कंडक्ट, encourages learning through observation and limitation imitation। ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। लिमिटेशंस क्या है? इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ रोल मॉडल। रोल मॉडल जो भी आपका रहेगा उसके अकॉर्डिंगली, एक आधी क्लासिकल केस है जैसे कैंसर की कोई क्लासिकल इन्वेस्टिगेशन है और वो आपको एक्सप्लेन करनी है, तो वो एज अ रोल मॉडल आप वहां पे बता सकते हो। एंड थर्ड मेथड इज मिनी सेक्स। मिनी सेक्स मतलब मिनी सी एक्स, सॉरी, मिनी सी एक्स मतलब उसका क्लिनिकल इवेल्युएशन आपको करना है। मिनी सी एक्स जो है वो क्लिनिकल इवेल्युएशन शॉर्ट है। जो हमारे केस पेपर्स रहते हैं, तो दो तरह के केस पेपर रहते हैं, शॉर्ट के पेपर और लॉन्ग पेपर। तो ये शॉर्ट पेपर जिसको बोल सकते हैं, शॉर्ट फोकस असेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक क्लिनिकल स्किल्स एट द बेड साइड, अचीव टू एवेल्युएट द प्रोवाइड द फीडबैक ऑन स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्पेसिफिक आमवाद का ही केस पेपर है, तो आमवाद के ही पेशेंट आपको देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक जो आमवाद को जो पेशेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको डिजाइन क्वेश्चन मिलेंगी। एडवांटेजेस, प्रोवाइड टारगेटेड असेसमेंट। टारगेटेड असेसमेंट ये आपके लिए एमसीक्यू हो जाता है यहाँ पे। टारगेट असेसमेंट किसमें रहता है? तो मिनी सीफ एक्स मतलब मिनी क्लिनिकल इवेल्युएशन एक्सरसाइजेस, है ना, इसमें आपको ये मिलता है। तो ये आपका हो गया एमसीक्यू। targeted assessment are there in mini CX model of clinical teaching, offers immediate and constructive feedback, constructive and feedback। लिमिटेशन, नैरो स्कोप ऑफ क्लिनिकल। अभी जैसे आपने खाली आमद के पेशेंट देखा है, ओनली आमद पेशेंट आप देख रहे हो, तो बाकी जो डिजीज है आप कवर नहीं कर पाते। रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, frequent administration for comprehensive assessments। Okay, next। oh I think screen is, दूसरा है 1 मिनट मेथड। तो आपको एमसीक्यू में ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज ओएमपी, 1 मिनट प्रिसेप्टर्स। 1 मिनट प्रिसेप्टर और सी सी मिनी सी एक्स मतलब मिनी क्लिनिकल इवेल्युएशन एक्सरसाइजेस। तो ये एमसीक्यू में शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म भी मैच द पेयर्स में आपको डाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट प्रिसेप्टर्स में क्या दिखते हैं? स्ट्रक्चर्ड 5 स्टेप टीचिंग अप्रोच टुवर्ड अ क्विक क्लिनिकल इंटरेक्शन। स्टेप 1, ask the student to commit to the diagnosis or the plan
स्टूडेंट को आपको पूछना है कि आप इसका डायग्नोसिस क्या है। प्रोवाइड, आपने फिर प्रो फॉर एविडेंस सपोर्टिंग देयर डिसीजन, आपने उसको बोला है ये रामवाद का है, ये संधिवात का पेशेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एविडेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो एविडेंस मिलेगा आपको आर एफ फैक्टर के टेस्ट में। एक तो पॉजिटिव रहेंगी तो आमवाद में आ गया, अदरवाइज आपको कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स आयुर्वेद में है वो आपको देखने पड़ेंगे। जैसे जब बरसात होती है तो पेन बढ़ता है जॉइंट में, तो ये हो गया आमवाद के लिए। तो ये प्रूफ फॉर एविडेंस सपोर्टिंग देयर डिसीजंस हो गया। टीच अ रिलेवेंट जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हो। पांच, चौथी स्टेप है रिइंफोर्स पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। फिर बाद में आप स्टूडेंट को बोलते हैं नहीं ठीक है आपने ये अच्छा किया है, ये आपको जरूरत है। तो जरूरत किस में मिलेगी, करेक्ट एरर और मिसकंसेप्शन, जो भी कंसेप्शन है आपके मिसकंसेप्शन आपको वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो स्टूडेंट को। तो ये 5 स्टेप्स हैं। पहले स्टूडेंट को डायग्नोसिस करने को देना, फिर उसके बाद में डायग्नोसिस क्यों किया ये पूछना, फिर जनरलाइज जो भी कॉन्सेप्ट है वो, उसके बाद जो स्टूडेंट ने बताया वो पॉजिटिवली लेना है। और कुछ एरर जैसे उसने CLAB-27 टेस्ट नहीं बताई थी, खाली आर ए बताई थी, तो यहाँ पे ये आ गया करेक्शन मोड। तो करेक्शन एरर से आप करेक्ट कर सकते हैं। आमवद का ही पेशेंट है मगर SLAB-27 वगैरह जो चीजें हैं वो आपको बता सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है वो बोलते हैं अभी। इफिशिएंट यूज ऑफ टाइम इन बिजी क्लिनिकल सेटिंग्स, इसमें अगर एक एक मिनट में आपको पेशेंट को डायग्नोसिस करते आ रहा है तो आपका टाइम बचेगा। प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एंड क्विक फीडबैक, तुरंत आप बता सकते हो स्टूडेंट से कि इसमें ये जरूरत है, चलो इसमें आगे लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पंचकर्म का पेशेंट है, उसको निरोह देना है या अनुवासन देना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सिलेक्ट करना है, तो आपको सामता वगैरह के लक्षण देखने पड़ेंगे, उसकी अवस्था देखनी पड़ेगी, उसका व्याधि का कितना कम हुआ है या उसमें बल कितना हानि है, वो देख के आप उसमें बस्ती देना है या नहीं देना है, एकदम फास्ट एक्शन में एक ही मिनट में उसको बता पाओगे। लिमिटेशंस, नॉन सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी केसेस। अभी कोई व्याधि संकर आ गया एट अ टाइम 10-15 डिसीज है, या एट अ टाइम 4-5 डिसीज है, मधुमेह भी है, हाइपरटेंशन भी है, उसके साथ साथ वात व्याधि भी है, और लग रहा है कि कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे इसमें आप ये 1 मिनट एसेस कर सकते हो क्या, 1 मिनट रिसेप्टर्स कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। लास्ट मेथड आई थिंक, लास्ट नहीं और 3-4 हैं। हम्म, है 3-4, ठीक है देखते हैं। तो दैट्स अ 1 मिनट हो गया। दैट्स अ क्वेश्चन एंड डिस्कशन मेथड, involve asking question to stimulate discussion and clinical reasoning to promote critical thinking, active participation। इसमें आपका वही गोल होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन और क्रिटिकल थिंकिंग बड़े। क्वेश्चंस एंड डिस्कशन की इसमें इंकरेज इंटरेक्टिव लर्निंग, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। लिमिटेशंस क्या है, सम स्टूडेंट में फील इंटिमिडेट, उनको अच्छा नहीं लग सकता है कि भाई क्या पूछ रहे सर, क्या पूछ रहे मैडम, तो वो उनको थोड़ा हेजिटेट हो सकते हैं। मे कॉज डिस्कम्फर्ट फ्रॉम फॉर द पेशेंट, एक ही क्वेश्चन सर भी पूछेंगे मैडम भी पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे, तो एक मोमेंट ऐसी आती है कि जो फैकल्टी है उनके जो क्वेश्चन है उनसे जो आपका जो पेशेंट है वो परेशान होता है, इट में कॉज डिस्कम्फर्ट फॉर द पेशेंट। अभी ये वीडियो के पार्ट में हम इतना ही देखते हैं। साइनिंग ऑफ, योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।